आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू के किश्तवाड़ के चशोती में बादल फटा, कई लोगों की मौत की आशंका, भारी नुकसान। जलगांव में कैफे में हिंदू लड़की से बात करना बनी सुलेमान खान की मौत की वजह, अब तक 4 गिरफ्तार। महाराष्ट्र में मीट वैन विवाद पर राज ठाकरे भड़के, कहा सरकार कौन होती है मैं बताने के लिए कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। विजय सिन्हा के बाद एनडीए की सांसद के पास हुई 2 वोटर आईडी कार्ड, तेजस्वी यादव का दावा। गाजा में राहत सामग्री की कतारों में लगे लोगों पर इजरायली गोलीबारी, 25 की मौत। अब समाचार विस्तार से। जम्मू के किश्तवाड़ के चशोदी इलाके में बादल फटने की घटना सामने आई है। इस घटना में भारी नुकसान की आशंका है। मौके पर राहत और बचाव टीम रवाना हो गई है। बादल फटने के बाद इलाके में बाढ़ की स्थिति बन गई है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष और स्थानीय विधायक सुनील कुमार शर्मा से बादल फटने का संदेश मिलने के बाद किश्तवाड़ के उपायुक्त पंकज कुमार शर्मा से बात हुई। नेशनल मीडिया सेंटर में तो मुझे अचानक एक अर्जेंट मैसेज आया, जैसा आपने देखा भी होगा। तो हमारे जो नेता विपक्ष हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में और वहाँ के वो स्थानीय विधायक भी हैं श्री सुनील शर्मा जी, तो वो बात करना चाह रहे थे बहुत अर्जेंट। तो उन्होंने कहा कि आप मीडिया ब्रीफिंग के बीच में से मेरी बात करवाई जाए। तो बहुत सारे वो बहुत परेशान थे और बहुत अपसेट थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे आंखों के सामने एक बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ है, जिससे ये संभावना है कि बहुत बड़ी मात्रा में कैजुअल्टी हो सकती है। इत्तेफाक से ये ऐसा समय है साल का कि जब वहाँ मछेल यात्रा, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है उत्तर भारत में, इसका ये इन्हीं महीनों में इसी दौरान होती है। और ये जिस स्थान पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है वहाँ से ही इस यात्रा की रवानगी भी होती है लगभग। और उसके तुरंत बाद हमने फौरन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर शर्मा जी, उनसे बात की, लेकिन वो भी बिकॉज टेकन बाई सरप्राइज, किसी को इस तरह का था नहीं, क्योंकि इस तरह जैसे उत्तराखंड में हुआ उस तरह के यहाँ पर भी एक कभी दृश्य होगा, किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। तो वो भी उसी स्थान की ओर रवाना हो चुके थे। सारी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच गई है। अभी वो वर्कआउट कर रहे हैं। जो भी सहयोग सहायता दी जाएगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी। हम सब एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। यदि कुछ ऐसे घायल लोग या कुछ इस तरह की आवश्यकता पड़ी कि जिन्हें एयरलिफ्ट करके बाहर किसी दूसरे अस्पताल में पहुंचाना पड़े, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। हालांकि मौसम बहुत अनुकूल नहीं है हेलीकॉप्टर के लिए। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में 20 साल की युवक सुलेमान खान की बेरहमी से पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये घटना 11 अगस्त को जामनेर में उस समय हुई जब सुलेमान खान एक कैफे में एक लड़की से बात कर रहा था। इस दौरान करीब 10 लोगों ने इस पर हमला कर दिया और बाद में बस स्टैंड पर लाठियों व लोहे की रॉड से पीट कर उसकी जान ले ली। पुलिस का मानना है कि ये मामला पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकता है। गिरफ्तार आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक बेटावाड़ खुर्द गांव का निवासी सुलेमान खान पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था और फॉर्म भरने के लिए जामनेर गया था। वहां एक कैफे में लड़की से बातचीत के दौरान 10 लोगों ने उसे घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों ने उसे जबरन गांव ले जाने की कोशिश की और बस स्टैंड पर लाठियों और लोहे की रॉड से हमला किया। घटना के दौरान खान के परिवार वालों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी पीटा गया। घायल खान को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बल तैनात किया है और इलाके की निगरानी शुरू कर दी है। 11 अगस्त को खान के परिजन और स्थानीय लोग जामनेर थाने के बाहर इकट्ठा हुए और दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी व सख्त कार्रवाई की मांग की। विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस ने दंगा और हत्या का मामला दर्ज किया है। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच कुल्लू जिले के पहाड़ियों पर बादल फटने के बाद शिमला जिला का सीमावर्ती रामपुर उपमंडल में गानवी खंड उफान पर आ गई है, जिसमें क्षेत्र में खूब तबाही मचाई हुई है। ये नुकसान और क्षति का क्रम अभी रुका नहीं है और पिछले रात की बारिश ने भी काफी नुकसान किया है। और विशेषकर मैं अपने जिले की जो मेरे पास जानकारी है, काफी हमारी सड़कें प्रभावित हुई है। हालांकि इतना मैं समझता हूँ दूसरे दृष्टिकोण से नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सड़कें हमारी काफी अवरुद्ध है। और कुछ मैंने रामपुर विधानसभा क्षेत्र में एक आध जगह बादल फटने की घटना का भी जानकारी प्राप्त हुई है। तो हमने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को कहा है
क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा सेब सीजन पूरे मैं समझता हूँ यौवन पर है, पूरी तेज गति से चला है, उसका कोई प्रभाव ना पड़े तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा। हालांकि अभी आपके एनएच भी बंद पड़े हैं और बहुत सी लिंक रोड भी बंद पड़ी है कि शीघ्र ये सारी स्थिति सामान्य हो। अभी मौसम विभाग ने सर अलर्ट दिया हुआ है 17 तारीख तक, तो प्रशासन तो अभी तो 17 तारीख तक तो है ही है। और वैसे तो जो आपकी डेट आपकी होती है जब मानसून हिमाचल से विदा होता है, तब लगभग कोई 20 और 25 सितंबर के बीच है और लगभग कोई 1 महीने से अधिक का समय भी शेष रहा है। तो अभी भी हर तरह की सतर्कता, हर तरह की मैं समझता हूँ जागरूकता रखने की हम सबको आवश्यकता है और सरकार अपने स्तर पे जो प्रयास कर सकती है वो करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत को एक महाशक्ति और विश्व गुरु बनाने की वकालत करते हुए कहा कि अगर भारत हर क्षेत्र में मजबूत हो जाता है तो दुनिया निश्चित रूप से उसकी बात सुनेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नागपुर में राष्ट्र निर्माण समिति की तरफ से आयोजित अखंड भारत संकल्प दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक दिन हमारा देश अखंड हो जाएगा, यही संकल्प हम आज इस कार्यक्रम में लेते हैं। होने की संभावना है। हमारे उद्योग क्षेत्र में, हमारे कृषि क्षेत्र में, हमारे डिफेंस क्षेत्र में, हमारे स्पोर्ट्स में, हमारे कल्चरल एक्टिविटीज में, सब क्षेत्र में हमारे युवा लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी मैंने शरद पोंक्षे जी को बताया कि आप सबके सहयोग से हम खासदार सांस्कृतिक महोत्सव करते हैं। करीब 17 दिन तक रोज 50,000 60,000 लोग आते हैं और सुबह में भक्ति महोत्सव होता है। उसमें से राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा हो, भगवत गीता हो, अनेक प्रकार के धार्मिक इस पर 10-10 20-20 हजार लोग आते हैं। सुबह भक्ति महोत्सव होता है और मुझे बताते हुए खुशी हुई कि हमारे नागपुर के बच्चों ने एक ही समय 30,000 बच्चों ने वंदे मातरम गाकर और मनाचे श्लोक गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसकी नोंद हुई है। हमारे बच्चों को हम स्कूल में राष्ट्रभक्ति की भावना उनके मन में निर्माण हो, इसलिए हम अच्छे अच्छे गीत सिखाते हैं। गीतों से प्रेरणा मिलती है और ये प्रेरणा व्यक्ति को राष्ट्र के लिए काम करने का प्रोत्साहित करती है। मैं आपसे और एक बात कहूंगा कि हमारे रोड्स में बहुत एक्सीडेंट होते हैं। 5 लाख एक्सीडेंट होते, 1,80,000 मौतें होती है और 18 से 34 वयोगट में करीब 66% जवान लड़के और लड़कियों का मृत्यु होता है। अब इसको रोकना हम सबका काम है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते हम देश भर में कार्यक्रम कर रहे हैं। बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं कि हम रूल्स ऑफ द रोड जो है उसका पालन करें। हम स्कूटर या कार पर चलाते समय मोबाइल पर बात ना करें। हम हेलमेट पहने। मीट बैन को लेकर महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली नगर निगम के आदेश पर महाराष्ट्र में बवाल जारी है। आदेश के मुताबिक 15 अगस्त को चिकन और मटन की दुकानें बंद रहेंगी। विपक्ष के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी इसे गैर जरूरी बताया। इस बीच एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने आज तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वेज नॉन वेज को लेकर विवाद गलत है। सरकार कौन होती है हमें बताने के लिए कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। केडीएमसी ने 1988 के आदेश का जिक्र करते हुए कहा है कि मटन और चिकन की बिक्री पर प्रतिबंध है, न कि इसके सेवन पर। वहीं हिंदू खटिक समाज और चिकन एवं मटन व्यापारी संघ ने इसको लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। राज ठाकरे ने कबूतर के दाना डालने पर लगे प्रतिबंध और इसके खिलाफ जैन समुदाय के प्रदर्शन पर कहा है कि उन्हें हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। मुझे सरकार क्या चाहती ये समझ नहीं आ रहा है। अब ये कबूतर के नाम पर राजनीति करने लगे हैं। आगे कौन कौन से प्राणी लाएंगे पता नहीं। दरअसल बुधवार को जैन मुनि नीलेश चंद्र विजय ने कहा था कि इस मुद्दे का समाधान केवल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि बाला साहब ठाकरे के आदर्श राज ठाकरे में प्रतिबिंबित होते हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूं, केवल वही इस विवाद को समाप्त कर सकते हैं। मैं राज ठाकरे से इस मुद्दे को सुलझाने का अनुरोध करता हूं।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद गर्रा ने कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटने के समय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द राज्य में चुनाव होने चाहिए और दूसरा कि जल्द से जल्द कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिले। सुप्रीम कोर्ट एक प्रक्रिया का पालन कर रहा है और इसके तहत उन्हें सरकार से जवाब लेना चाहिए। इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्होंने सरकार से जवाब तलब किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त जो केस लगा हुआ है, जो उन्होंने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के टाइम पे जो डायरेक्शंस दी थी, एक डायरेक्शन थी कि जल्द से जल्द स्टेट में इलेक्शंस हो और दूसरी डायरेक्शन थी कि जल्द से जल्द स्टेटहुड रेस्टोर हो। तो उसी को लेके वो अभी जो कार्रवाई हो रही है, तो आज जो उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला कहें या जो भी कहें कि आया है, वो एक प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं जिसके तहत उन्होंने सरकार से जवाब लेना ही लेना है और उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उन्होंने सरकार से जवाब तलब किया है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चुनाव आयोग को अधिकार है। चुनाव आयोग ने बार बार कहा है कि कानून के मुताबिक राहुल गांधी अपनी बात हल्फनामे पर कहिए, ताकि अगर गलत पाया गया तो आप पर कार्रवाई हो, लेकिन वे कहते हैं कि मैं हल्फनामा नहीं दूंगा। फालतू बात तो राहुल गांधी करते ही रहते हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि चुनाव आयोग का अधिकार है। अगर 7.9 करोड़ में से लगभग 7.5 करोड़ लोगों ने पूरा भर दिया तो इनको परेशानी क्या है? ये राहुल गांधी को कोई चिट पकड़ाता है। और आज मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी एक गाली देते हैं फिर भाग जाते हैं। राफेल में उठाए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गड़बड़ी नहीं पाया, इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने सही पाया तो बाद में माफी मांगे। याद होगा पिगासिस फोन को लेकर बहुत हल्ला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिनको लगता है कि मेरे फोन पिगासिस में स्पाईवेयर होता है वो अपना फोन दे दें। इन्होंने कोई फोन नहीं दिया। अब देखिए ये शुरू किया है। चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कानून के मुताबिक आप एफिडेविट पर अपनी बात कहिए, ताकि अगर गलत पाया गया तो कार्रवाई भी तो होगी ना। अब कहते हैं मैं एफिडेविट नहीं दूंगा। अब कह रहे हैं मैं मरे हुए लोगों के साथ। अरे अगर मान लीजिए कुछ लोग ऐड हो गए, हट जाएंगे, 1-1.5 महीना का समय है कि नहीं पूरा करेक्शन करने का? अभी तो ऑब्जेक्शन का स्टेज है। तो ये जो पूरा मामला है, एक सीधी बात आती है, राहुल गांधी को अगर वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? राहुल गांधी की पार्टी बार बार हारती है तो हम क्या करें? तो इसके पीछे उनकी एक खींच है कि देश को चलाने का ठेका तो हमारे परिवार को है। मोदी जी कहां से आ गए? तो राहुल गांधी जी, मोदी जी और भाजपा भी लंबा चलेगी। सोनिया गांधी का नाम जब उनको नागरिकता नहीं मिली उससे पहले वोटर लिस्ट में आ गए थे। ये गंभीर सवाल है, उनको सफाई देनी चाहिए। देश का कानून स्पष्ट है, वोट वही देगा जो भारत का नागरिक होगा। अगर एक सवाल उठ रहा है कि उनको वोटर लिस्ट में नागरिकता लेने के पहले कैसे इंक्लूड किया गया, तो उसका जवाब तो चाहिए ना। और सिर्फ 3 सवाल उठेंगे उसमें। आप भारत की नागरिक कब बनी, बता दीजिए। और आपका नाम वोटर लिस्ट में पहले कैसे आ गया, तो जवाब देना पड़ेगा ना उनको। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो ये सरकार गलत तरीके से जीतती रहेगी और चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि मैं ईडी के पास 24 बार गया हूं, मैंने सभी प्रश्नों के जवाब दिए हैं और कोई गलत काम नहीं किया है। वे मुझे सबूत क्यों नहीं दिखाते हैं? वे मुझे जब भी बुलाते हैं मैं वहां पहुंचता हूं। मुझे और सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपने मृत व्यक्ति के नाम पर दोष डाला है जो भूमि अधिग्रहण है। देखिए, मैं 24 बारी गया हूँ ईडी के पास। जो ये पूछ रहे हैं ये 2008 20 साल पुराना है। 20 साल पुराना ये कहानी है, ठीक है। 20 साल में जो मेरे व्यक्ति मेरे साथ काम करते थे वो सब उनके पास इंफॉर्मेशन है, शुरू से अभी तक सारी इंफॉर्मेशन है और मैंने सारे जवाब दिए। कोई भी गलत चीज नहीं की है। और अगर आपको कभी भी लगेगा, वो सबूत दिखाए ना। मैं यहाँ हूँ, देश में हूँ, और जब भी वो मेरे को समन करते हैं मैं वहाँ पहुँचता हूँ। और सफाई देने की जरूरत नहीं है। अब चार्जशीट है तो जो भी आगे होगा देखेंगे, पर मैं तो पूरा यहाँ हूँ, जवाब दे रहा हूँ। कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई छुपाने की चीज है ही नहीं।
और सब कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो बिहार से मृत लोग घोषित कर दिए गए थे उनके साथ चाय पी है और क्लेम किया है कि ऑफकोर्स जो बोल रहे हैं वो सही है। सबूत के साथ वो जो भी बोल रहे हैं वो सबूत है उनके पास। वो बहुत क्लियरली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब वो सामने डाल रहे हैं पूरे एक कंस्टिट्यूएंसी का जो भी उन्होंने कार्रवाई की, क्योंकि आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन पूरी इन्फॉर्मेशन दे नहीं रही है। वो गलत तरीके अपना रहे हैं, वो प्रेशर में है। जैसे आपने ईडी के बारे में पूछा, वो भी खाली अंदर मेरे से बोलते हैं कि अब मैं क्या करूं, प्रेशर ऊपर से है सर, क्योंकि इनके जो इल्ज़ाम है उनको भी पता है बेबुनियाद है। तो जो अगर जुडिशरी हो या मतलब कि इलेक्शन कमीशन हो या आपके जो ईडी और सारे ये जो संस्थाएं अगर बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। विजय सिन्हा और मुजफ्फरपुर के मेयर के 2 वोटर आईडी के खुलासे के बाद अब तेजस्वी ने एनडीए की सांसद वीणा देवी के लिए 2 एपिक नंबर होने का दावा किया है। इस मामले में वीणा देवी का बयान सामने आया है। ऐसा है कि मेरा घर पारू प्रखंड में साहेबगंज विधानसभा में घर है। हम 2001 से चुनाव लड़ते हैं। सारे पता जो भी चुनाव लड़े हैं, ये तो सरकार के घर के चीज है। कलेक्टरी में नॉमिनेशन जब होता है तो हम करते हैं, तो मेरा सब पता जितना बार चुनाव लड़े हैं, विधायक भी बने हैं, सांसद भी बने हैं, 2 बार जिला परिषद अध्यक्ष बने हैं, हमारा पता पारू प्रखंड गांव दादपुर पंचायत खुटाही, वहाँ के वोटर लिस्ट में हमारा नाम है। अब मुजफ्फरपुर में नाम बहुत पहले होगा शादी के बाद, उस समय हम यहाँ के नाम को पेपर अथी कर दिए थे कि हमारा एप्लीकेशन दे दिए थे कि हमारा नाम हटा दिया जाए। अब कैसे यहाँ आया है तो ये हो सकता है कर्मचारी के मिस्टेक है, मुझे नहीं पता है। मैं तो कभी मुजफ्फरपुर जिला में वोट गिराया ही नहीं। मेरे मोहल्ला के जनता, मुजफ्फरपुर के जनता भी जानता है, वोट भी होता है एमएलए के, जिला परिषद के, मुखिया के, तो उसमें गांव जाके वोट गिराते हैं। यहाँ मेरा वोटर लिस्ट में नाम है। हाँ, इसमें कहीं न कहीं कर्मचारी की गलती है, बीएलओ की गलती है। वो आके इधर हम लोग को जानकारी कल से हो रहा है, तो फिर हम लोग बुला के उसको भेज दिए कि तुम नाम हटाओ। मेरा कैसे आ गया? हमारा जो भी दिल्ली से, मैं सांसद हूँ, जो भी मेरा कागज, चिट्ठी, लेटर, चाहे सूचना जो भी आता है मेरे घर के पारू ब्लॉक के खुटाही पंचायत में दादपुर गांव में आता है, वही मेरा एड्रेस है। यहाँ मुजफ्फरपुर में कोई एड्रेस, हमारे नॉमिनेशन फॉर्म निकाल के देखा जाए वो सभी होगा। 2001 से मैं राजनीतिक में हूँ, मेरा वहीं के पता पर सारा चुनाव मैंने लड़ा। सर के बारे में ही बताया जा रहा था, सर भी वहीं से लड़ते हैं, वहीं के पता पर। हम दोनों आदमी का नॉमिनेशन, मेरी बहू भी है, सबका वहीं से नॉमिनेशन है। यहाँ मुजफ्फरपुर के पता पर मेरा कोई एड्रेस नहीं है चुनाव आयोग में कि हम मुजफ्फरपुर के वोटर है, चाहे मुजफ्फरपुर में हमारा ये है नहीं है, सारा पता मेरा घर का है। एसआईआर विवाद पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि चुनाव परिणामों को कोई और नियंत्रित कर रहा है। चुनाव आयोग केवल उन लोगों के हाथों का उपकरण बनकर रह गया है जो चुनाव परिणाम तय करते हैं। लोकतंत्र में लोगों का जागरण स्वागत योग्य है। विपक्ष के नेता ने पर दर परत ये उजागर कर दिया है कि कैसे एपिक नंबर बनाए जा रहे हैं। बारी बारी से खुलासा करें, क्या कहना? देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि ये जनता के बीच पहुंच गया है कि उनका मत सुरक्षित नहीं है। परिणाम कोई और निर्धारित कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। चुनाव आयोग महज एक माध्यम बन के रह गया है उन हाथों में जो हाथ तय करते हैं कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे। मतदाता को जब ये भान हो जाता है, भारत हो या कोई और देश हो, तो मतदाता जाग जाता है, लोग जाग जाते हैं। और लोकतंत्र में लोगों का जागना मैं समझता हूं स्वागत योग्य है। उसी संदर्भ में रखिए। सर, जो ये मार्च की बात करें में भी ये होगा, इसमें क्या सभी दल हिस्सा लेंगे या? ये देखिए, सब दलों के लिए आपने अभी देखा कितनी अभूतपूर्व एका थी। वो दल भी शामिल थे। मुद्दे मान लीजिए, व्यवहारिक मुद्दे दिनों दिन के अलग हो सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा मुद्दा तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ नहीं है। आप आज ही देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने परत दर परत खोल के रख दिया है कि कैसे ईपीआईसी नंबर बन रहे हैं और जिनका जेन्युइन है उनको खारिज किया जा रहा है। अभी तो हमने थोड़ी सी पड़ताल की है, ये सिलसिला जारी रहेगा और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए बेहद आवश्यक है। सर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो एक टिप्पणी कंक्लूसिव प्रूफ सिटीजनशिप का नहीं है,
तो ये कहीं ना नहीं, मेरा तो सीधे तौर पे कहना है कि चुनाव आयोग सिटीजन तय कर रहा है या वोटर तय कर रहा है। सिटीजन तय करने वाली संस्था कुछ और है। बहरहाल अभी चूंकि मैं इस पर अतिरिक्त टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि हम पिटिशनर हैं और अभी जरा फिर से शुरू होने वाली है। हमें उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय इंक्लूजन को ध्यान में रखेगा और एक्सक्लूजन को लेकर के, जिसकी ओर इशारा आज एक दैनिक अखबार में हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने भी किया कि एक्सक्लूजन इसका एंड रिजल्ट ना हो जाए। सर, विपक्षी कांग्रेस विधायक और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है। इस सरकार का शासनकाल जनता से झूठ बोलने का रहा है। उन्होंने सारा समय निकाल दिया और कुछ भी नहीं किया। हमारे यहाँ स्कूल गिराए जा रहे हैं और हादसे हो रहे हैं। यहाँ धरातल पर कोई काम ही नहीं हो रहा है। देखिए, तैयारी पूरी है। आज जिस प्रकार का इस सरकार का शासनकाल रहा है, जनता से झूठ बोला कि हम ERCP लेके आ रहे हैं, हम PKC लेके आ रहे हैं, हम रामजल सेतु उसका नाम बाद में इन्होंने कर दिया, यमुना समझौते की बात करते रहे, कुछ किया नहीं, पूरा समय निकाल दिया। इसी प्रकार से हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल गिर रहे हैं, उनकी मौत हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोजाना जो है एक्सीडेंट में लोगों की जान जा रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। किसान हितों की बात करने वाले थे, एकदम गायब हो गए। राइजिंग राजस्थान की बात कर रहे थे, एकदम गायब हो गए। कोई धरातल पे कोई काम ही नहीं है। कानून व्यवस्था जीरो हुई पड़ी है, रोजाना बलात्कार हो रहे हैं। ऐसी हालत हो गई है राजस्थान की कि नहीं सहेगा राजस्थान की बात करने वाले लोग चुप हो गए, सबके मुंह पे ताले लगे। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग? लगा दिए सवाल, तो क्वेश्चन हमने लगा दिए हैं, हमारे काफी लोगों ने भी क्वेश्चन लगा दिए हैं। गाजा में सुबह से ही इजरायली हमलों में कम से कम 100 फिलिस्तीनी मारे जाने की खबर सामने आ रही है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अल जजीरा की टीम ने घेराबंदी वाले क्षेत्र में उत्तरी हिस्सों में हमलों में तेजी आने की सूचना दी है, जहां अकेले गाजा शहर में 25 लोग मारे गए हैं। गाजा में राहत सामग्री लेने के लिए एकत्र हुए लोगों पर इजरायल के सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों और प्रतिदर्शियों ने ये जानकारी दी है। नासिर अस्पताल के कर्मचारी के मुताबिक गाजा फाउंडेशन द्वारा संचालित खाद्य वितरण स्थल से लगभग 3 किलोमीटर दूर तिना क्षेत्र में 14 लोग मारे गए हैं। आवदा अस्पताल और प्रतिदर्शियों के मुताबिक नेतजारिम कॉरिडोर क्षेत्र में एक अन्य राहत स्थल तक पहुंचने का प्रयास करते समय इजरायली गोलीबारी में 5 अन्य फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। नासिर अस्पताल में बताया कि इजरायली गोलीबारी में मोरा कॉरिडोर के पास सहायता ट्रकों का इंतजार कर रहे कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। ये कॉरिडोर दक्षिणी गाजा के कुछ हिस्सों को अलग करता है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल क्षेत्र के सबसे अधिक आबादी वाले कुछ इलाकों में आगामी सैन्य अभियान के दौरान फिलिस्तीनियों को वहां से निकलने की अनुमति देगा। इस बीच युद्ध विराम को लेकर वार्ता के प्रयास फिर से शुरू हो गए हैं। हमास के अधिकारी ताहिर अल नूनू के मुताबिक हमास और मिस्र के अधिकारियों ने बुधवार को काहिरा में मुलाकात की। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि इजराइल की काहिरा में वार्ता के लिए अपनी वार्ता टीम भेजने की कोई योजना नहीं है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत, आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।